नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कराई जा रही है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्टेप्स ऑफ रिसर्च में जो सैम्पलिंग वाला स्टेप्स आता है, तो उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो सैम्पलिंग में भी हमने उनका मीनिंग भी देखा था और उसके टाइप्स के बारे में अभी देख रहे हैं। तो हम देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में, जिसे हम कहते हैं संभाव्य प्रतिदर्शन कहते हैं। ओके, तो संभाव्य जो प्रतिदर्शन है उसके भी टाइप्स के बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो टॉपिक पर जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए और इस चैनल पर अगर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पर जो भी नोटिफिकेशन डाली जाती है वो सबसे पहले आपको मिल जाए। चलिए दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले मैं ये बता देना चाहती हूँ कि जो हमारे रिसर्च के स्टेप्स होते हैं, तो उन रिसर्च के स्टेप में सबसे पहले आप क्या करते हैं, तो प्रॉब्लम सिलेक्शन करते हैं। उसके बाद उसके जो रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर करते हैं, यानी कि संबंधित साहित्य की समीक्षा करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, तो ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। ऑब्जेक्टिव के बाद हम जो उनके चर होते हैं उनकी चरों की पहचान करते हैं। उसके बाद हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, है ना। हाइपोथेसिस के बाद हम रिसर्च डिज़ाइन बनाने बैठते हैं। तो रिसर्च डिज़ाइन बनाते हैं और उसके बाद क्या है, हम सैम्पलिंग भी करते हैं, उसमें ही हम सैम्पलिंग करते हैं। ओके, यानी कि न्यायदर्श या फिर हम कहते हैं कि प्रतिदर्श का क्या करते हैं, चयन करते हैं। तो हमारी जो पूरी जनसंख्या होती है जिन पर हमें रिसर्च करना होता है, जिन क्षेत्र का, उन क्षेत्र की जो भी हमारी पूरी जनसंख्या होती है उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। ओके, और उस पॉपुलेशन में से हम क्या करते हैं, कुछ लोगों को चुन लेते हैं। अब ये कुछ लोगों को हमने चुना तो वो लोग हमारे लिए क्या बन जाते हैं, सैंपल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, सैंपल बन जाते हैं। ओके, और इन दोनों के बीच में जो प्रोसेस होती है, यानी कि हम पॉपुलेशन में से जब सैंपल चुनते हैं तो उसके बीच की कुछ तो कड़ी होती है ना, ऐसे ही थोड़ी ना लोग आ जाते हैं। तो हम उसके बीच की जो कड़ी बनती है, जो प्रोसेस होती है, जिसे हम प्रविधि कहते हैं, विधि कहते हैं। ओके, तो उसको ही हम कहते हैं सैम्पलिंग। क्या कहते हैं, सैम्पलिंग। ओके, अब देखिए सैम्पलिंग जब करते हैं तो सैम्पलिंग करना हमारी मजबूरी बन जाती है, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हमें सैम्पलिंग करना पड़ता है। मान लीजिए अगर पॉपुलेशन आपकी 100 है तो आप तो 100 लोगों पर तो ऐसे ही रिसर्च कर सकते हैं ना। लेकिन मान लीजिए कि आपकी पॉपुलेशन 2 लाख है, यानी कि 2 लाख है, तो फिर आपकी यहाँ पर दिक्कत आएगी। 2 लाख लोगों को मिलना, उनके पास से डाटा कलेक्ट करना, तो बहुत सारा हमारा समय भी व्यय होता है, हमारा धन भी ज़्यादा व्यय होता है ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, थोड़े से लोगों को सैंपल के रूप में ले लेते हैं और उन पर रिसर्च करते हैं, और उन पर रिसर्च करके क्या करते हैं, उसका निष्कर्ष निकालते हैं। और उसी तरीके से जो निष्कर्ष निकलता है वो क्या करते हैं, यहाँ पर सैंपल पर से जो निष्कर्ष निकलेगा वो हम पूरी पॉपुलेशन पर लागू कर देंगे। ओके, तो बस यही प्रोसेस यहाँ पर सैम्पलिंग में होती है। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि सैम्पलिंग जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। तो एक होती है हमारी संभाव्य प्रतिदर्शन, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं, और दूसरी है हमारी असंभाव्य प्रतिदर्शन, जिसे हम क्या कहते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होती है कि जो लोग हम चुनते हैं, इस पॉपुलेशन में से जो सैंपल हम लेते हैं, तो ये सैंपल लेने जो प्रतिदर्श होते हैं, जिसे हम सैंपल कहते हैं, उन लोगों को चुनने की जो भी संभावना होती है वो कैसी होती है, बराबर बराबर होती है। ओके, मान लीजिए हमारे पास 1000 लोग हैं, तो उन 1000 लोग ये हमारी पॉपुलेशन है, और उनमें से मैं मान लीजिए 200 लोगों को चुनती, तो इन 200 लोगों की चुने जाने की संभावना कैसे होगी, बराबर बराबर होगी। ओके, यानी कि यहाँ पर मैं 1000 लोगों में से 200 लोगों का चुनती हूँ, 200 लोगों को। तो मान लीजिए बहुत सारी विधियाँ होती है, रैंडमली विधियों का यूज़ किया जाता है प्रोबेबिलिटी में। तो उन विधियों के द्वारा जब मैं उनका चुनाव करती हूँ तो उसके आधार पर क्या होता है कि उन लोगों को चुने जाने की संभावना बराबर बराबर होती है, यानी कि यहाँ पर रिसर्चर किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पर नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि जो रिसर्चर होता है वो अपनी मर्जी से, अपनी पसंदगी से, अपनी इच्छा अनुसार, आवश्यकता अनुसार लोगों को चुनता है। ओके, तो यहाँ पर रैंडमली प्रविधियों का यूज़ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, रैंडमली प्रविधियों का यूज़ होगा। ओके, चलिए
अब दूसरी बात यहाँ पर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हमने 4 विधियाँ आपको बताई थी। साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्शन, जिसे हम क्या कहते हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं, उसके बारे में हमने कल ही देखा था। और उसके बाद ये स्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्शन, जिसे स्ट्रेटिफाई रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं, स्ट्रेटिफाई रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। क्षेत्र या गुच्छ प्रतिदर्शन, जिसे हम एरिया या क्लस्टर सैम्पलिंग कहते हैं। उसके बाद व्यवस्थित प्रतिदर्शन है, तो जिसे हम सिस्टमेटिक सैम्पलिंग कहते हैं। ओके, तो ये जो है 4 हमारी जो प्रविधियाँ है, विधियाँ है, टाइप्स बोल सकते हो, तो वो हमारे प्रोबेबिलिटी के टाइप्स होते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको ये 4 नाम याद रखने होंगे। आपको यहीं से ही क्वेश्चन आते हैं, तो आपको पूछे जाएंगे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इनमें से कौन से प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। तो आपको ये 4 नाम अगर याद होंगे तो बाकी की नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के नाम आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में बहुत सारे नाम हैं और यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है उनमें सिर्फ और सिर्फ 4 ही नाम है। अब देखिए यहाँ पर मैंने साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्शन में आपको क्या बताया था, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में तो मैंने बताया था कि जो भी हमारी जो पूरी पॉपुलेशन होती है, जो एरिया होता है हमारा, जो क्षेत्र होता है, उनमें से जो भी लोग मैं चुनती हूँ, तो हर क्षेत्रों में से लगभग हर क्षेत्रों में से थोड़े थोड़े से लोगों को क्या करूँगी, मैं चुन लूँगी। मान लीजिए ये गुजरात है और गुजरात में 33 डिस्ट्रिक्ट है, तो इन 33 डिस्ट्रिक्ट्स में से मैं क्या करूँगी, थोड़े थोड़े से लोगों को ले लूँगी। मान लीजिए कि मुझे मेरी यहाँ पर 2 लाख संख्या है गुजरात की, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, 33 ज़िले हैं, तो 33 ज़िले में से मैं क्या करूँगी, 100 लोगों को मैं चुन लूँगी। अब देखिए मैं हर जगह से क्या करती हूँ, 100 लोगों को चुन लेती हूँ। ओके, तो मैं 33 ज़िले में से 100 लूँगी, यानी कि जो गुजरात का जितना भी क्षेत्र है, जितने भी ज़िले हैं, उन तमाम ज़िलों में से मैं थोड़े थोड़े से लोगों को क्या करूँगी, चुन लूँगी। तो उसे ही हम यहाँ पर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कहा जाता है। देखिए यहाँ पर कुछ विधियों का यूज़ किया जाता है, मैंने कल ही बताया था, पासा विधि है ना, लॉटरी विधि है, फिर लॉटरी के बाद होती है आपका टास विधि है, टास के बाद फिश बॉल ड्रा विधि है ना, फिश बॉल ड्रा विधि। उसके बाद हमारी टिपिक तालिका के बारे में मैंने अच्छे से आपको बताया था, टिपिक तालिका है। फिर हमारी क्या है, टिपिक तालिका के बाद हमारी है वर्णमाला है। ओके, तो ये जो विधियाँ है, रैंडमली विधियों का यूज़ किया जाता है। मान लीजिए कि मैं यहाँ से गुजरात के हर 33 ज़िले में से मैं यहाँ से थोड़े थोड़े से लोगों को ले लेती हूँ। मान लीजिए मैं सभी में से 100 लोगों को ले लेती हूँ, तो ये जो मैं 100 लोगों का चुनाव करूँगी वो रैंडमली विधियों का यूज़ करके करती हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको जो रैंडम विधियाँ बताई है, उन रैंडम विधियों में से मान लीजिए मैं लॉटरी विधि का यूज़ करती हूँ, तो मैंने यहाँ से इस क्षेत्र में से लॉटरी विधि से मैंने यहाँ पर 100 लोगों को लिया, तो मैं अब दूसरे क्षेत्र में भी लॉटरी विधि का ही यूज़ करूँगी। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर लॉटरी विधि का यूज़ करूँगी तो यहाँ पर पासा का यूज़ करूँगी, तो फिर यहाँ पर फिश बॉल ड्रा का, इस तरीके से नहीं होगा। यहाँ पर जो भी विधि पहले आप यूज़ करते हैं वही सारे के सारे लोगों को, जब दूसरे लोगों को आप चुनने जा रहे हैं, तो उन सभी के लिए एक ही विधि यूज़ करेंगे। ओके, तो ये हुई एक इम्पोर्टेंट बात जो मैंने साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्शन, जिसे हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं, उसमें आपको बताया था। ओके, आज हम देखने वाले स्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्शन के बारे में, चलिए देखते हैं। अब देखते हैं स्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्शन में क्या होता है, जिसे हम स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। ओके, तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में क्या होगा, तो स्तरित यादृच्छिकृत प्रतिदर्शन वैसी प्रविधि है जिसमें शोधकर्ता जीव संख्या को हम क्या कहते हैं, जनसंख्या। ओके, तो जनसंख्या की कुछ विशेषताओं के अनुरूप प्रतिदर्श का चयन करने की कोशिश करता है। यहाँ पर क्या होता है कि जो जनसंख्या होती है उनमें उन लोगों का जब हम चुनते हैं उन लोगों को, तो उनकी कुछ विशेषताएं, उनके कुछ गुण होते हैं, उसके आधार पर हम क्या करते हैं, उसका चयन करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए जनसंख्या की बात आती है, तो मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहती हूँ, जनसंख्या हमारी 2 प्रकार की होती है। जनसंख्या कितने प्रकार की होती है, तो जनसंख्या हमारी 2 प्रकार की होती है। एक हमारी होती है सम संख्या
ओके, सम जनसंख्या, और दूसरी हमारी होती है विषम जनसंख्या। क्या? विषम जनसंख्या। अब देखिए सम जनसंख्या और विषम जनसंख्या में क्या अंतर है? तो सम जनसंख्या है, यहाँ पर किसी भी प्रकार की विशेषता और गुणों को ध्यान में नहीं रखा जाता है और उनका जो प्रतिदर्श होता है उनका चयन किया जाता है। ओके, लेकिन विषम जनसंख्या में क्या होगा कि उनके जो गुण होते हैं, उनकी विशेषता होती है, उनके आधार पर उनको अलग अलग स्तरों में बांट दिया जाता है। मान लीजिए मैं टीचर्स पर रिसर्च करना चाहती हूँ, तो यहाँ पर देखिए मैं इनको 3 स्तरों में बांट सकती हूँ। ये प्राइमरी टीचर, ओके, फिर सेकेंडरी टीचर और उसके बाद में हायर सेकेंडरी टीचर। ओके, तो इस तरीके से मैंने क्या किया, उनको 3 स्तरों में उनकी जो विशेषता, उनके जो गुण हैं, उनके आधार पर इनको क्या किया, 3 स्तरों में बांट दिया। यानी कि यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने स्तरीकृत किया। यानी कि ये जो संख्या हो गई हमारी, जिनको हम क्या करते हैं, तो जिनको हम अलग अलग उनकी विशेषता और गुणों के आधार पर अलग अलग स्तरों में जिनको बांटते थे, उसे ही हम कहते हैं विषम जनसंख्या। और सम संख्या में ऐसी कोई भी प्रकार की विषमता या फिर विशेषता या फिर गुणों को ध्यान में लिया जाता नहीं है। ओके, तो यहाँ पर इतना क्लियर हो गया कि सम जनसंख्या किसे कहते हैं और विषम जनसंख्या किसे कहते हैं। सम जनसंख्या का मतलब समझ गए ना, कि जहाँ पर किसी भी प्रकार की विशेषता या गुणों को ध्यान में रखा नहीं जाता है, ऐसे लोगों को क्या किया जाता है, चुन लिया जाता है। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, विषम जनसंख्या में लोगों की जो विशेषता होती है, उनके गुण होते हैं, उनके आधार पर उनका चयन किया जाता है और उसे ही हम कहते हैं विषम जनसंख्या। अब आते हैं टॉपिक की ओर। तो देखिए यहाँ पर इसमें जनसंख्या की संरचना का पता किया जाता है। देखिए यहाँ पर जो स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिदर्शन है, यहाँ पर क्या होता है कि हम उनमें जो भी लोग होते हैं, जो भी जनसंख्या होती है, उन जनसंख्या का पता हमें लग पाता है। यानी कि हमारी जो पूरी पॉपुलेशन है, जिसे हम जनसंख्या कहते हैं, तो पूरी पॉपुलेशन के बारे में हमें पता होता है कि मान लीजिए मुझे यहाँ पर एक क्षेत्र में मुझे रिसर्च करना है, तो मुझे पता होगा कि इस क्षेत्र में कितने लोग होंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए 5 लाख लोग हैं, तो मुझे पता है कि इस क्षेत्र में 5 लाख लोग हैं। तो यही बात क्या बताती है हमें, यही बात हमारी स्ट्रेटेजी रैंडम सैम्पलिंग बताती है। ओके, चलिए यहाँ पर स्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्शन में विषम जनसंख्या का प्रयोग किया जाता है। देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया, सम जनसंख्या और विषम जनसंख्या। सम संख्या में क्या होता है, तो सम जनसंख्या में किसी भी प्रकार की गुण विशेषताओं के आधार पर किसी भी प्रकार का वहाँ पर स्तरों में बांटा नहीं जाता है। ओके, लेकिन विषम जनसंख्या में क्या किया जाता है, अलग अलग स्तरों में बांट दिया जाता है। ओके, उनकी मान लीजिए यहाँ पर छात्र, तो छात्रा। ओके, तो ये क्या किया हमने, उनको उनकी विशेषता और गुणों के आधार पर उनको 2 भागों में डिवाइड कर दिया। ओके, तो यही उसे ही हम कहते हैं विषम जनसंख्या। तो स्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्शन में भी यही होता है कि यहाँ पर क्या किया जाता है कि विषम जनसंख्या का प्रयोग किया जाता है। यानी कि उन्हें जो भी पॉपुलेशन होती है, उनमें से जो लोग का हम जिन लोगों को हम चुनते हैं, उन लोगों को अलग अलग स्तरों में हम क्या करते हैं, बांट देते हैं। ओके, उसके बाद थोड़ा सा देखते हैं दोस्तों कि जो स्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्शन होते हैं, उनके दो भाग होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। एक होता है समानुपातित स्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्शन। क्या होता है, समानुपातित स्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्शन। और दूसरा होता है असमानुपाती स्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्शन। अब देखिए समानुपाती स्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्शन में क्या होता है कि यहाँ पर रेशियो को ध्यान में दिया जाता है और यहाँ पर क्या होता है, समान संख्या को ध्यान में लिया जाता है। ओके, तो इसे हम कहते हैं समानुपातिक या फिर अनुपातिक भी कहा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन में अगर आपको पूछा जाए कि समानुपातिक की जगह आपको अनुपातिक दिया जाए, तो भी आपको यही समझना है कि अनुपातिक और समानुपातिक दोनों क्या है, एक है। और यहाँ पर असमानुपातिक और गैर अनुपातिक दोनों सेम है। ओके, तो चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर से इन दोनों को हम समझने की कोशिश करते हैं। सॉरी,
ओके, चलिए अभी देखते हैं दोस्तों। मान लीजिए कि मेरा एक क्षेत्र है। ओके, अब देखिए यहाँ पर कुछ लोग हैं। यहाँ पर मान लीजिए अलग अलग मैंने कुछ लोगों को ले लिया, अपनी जो पूरी जो पॉपुलेशन थी। ओके, तो पूरी पॉपुलेशन मान लीजिए यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन है। पहले तो मैं ये बता दूँ कि मुझे किसी पर टीचर्स पर, मान लीजिए मुझे टीचर्स पर क्या करना है, रिसर्च करना है। ओके, तो टीचर्स पर मुझे रिसर्च करना है तो मैं यहाँ पर प्राइमरी लेवल के टीचर लूँगी। यहाँ पर मैं क्या करूँगी, सेकेंडरी लेवल पर टीचर लूँगी, सेकेंडरी लेवल वाले टीचर्स को लूँगी। और यहाँ पर मैं क्या करूँगी, हायर लेवल के, हायर सेकेंडरी वाले टीचर्स को लूँगी। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो प्राइमरी लेवल के जो टीचर्स हैं उनकी संख्या है 5000। ओके, तो यहाँ पर सेकेंडरी वालों की मान लीजिए 3000 है। और यहाँ पर हायर सेकेंडरी वाले हैं वो है 1000। ओके, तो देखिए अब ये उनकी पूरी पॉपुलेशन है। क्या है, पॉपुलेशन है। यानी कि जो क्षेत्र मैंने लिया है उन क्षेत्र में जो प्राइमरी लेवल के जो टीचर हैं उनकी संख्या 5000 है, सेकेंडरी में 3000 है और हायर में 1000 है। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, तो इनमें से मुझे क्या करना है, कुछ लोगों को चुनना है। यानी कि मैं यहाँ पर सभी पर रिसर्च नहीं करना चाहती और मैं क्या करना चाहती हूँ, कुछ लोगों को सैंपल के तौर पर लेकर उन पर रिसर्च करना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, तो यहाँ पर मान लीजिए मैं यहाँ से ले लूँगी 100 लोगों को, यहाँ से मैं ले लूँगी 100 लोगों को और यहाँ से मैं ले लूँगी 100 लोगों को। अब देखिए यहाँ पर मैंने 100 लिया, यहाँ पर 100 लिया और यहाँ पर 100 लिया। यानी कि मैंने यहाँ पर संख्या कितनी, सभी जो भी लोग लिए मैंने, प्रतिदर्श लिया, वो उनकी संख्या कैसी बन रही है, तीनों स्तरों में सेम बन रही है, यानी कि समान बन रही। तो यहाँ पर जो संख्या के आधार पर मैं जिन लोगों को चुन लेती हूँ उन्हें हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो संख्या पर के आधार पर अगर हम चुनते हैं तो उसे हम असमानुपातिक कहेंगे। क्या कहेंगे, असमानुपातिक कहेंगे। ओके, जिसे हम गैर अनुपातिक भी कहते हैं। ओके, तो ये बात आपको पता चल गई कि जहाँ पर संख्या कैसी होती है, समान होती है। तो जहाँ पर संख्या के आधार पर चयन किया जाता है उसे ही हम असमानुपातिक या फिर गैर अनुपातिक कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर रेशियो देखा जाए, यहाँ पर परसेंटेज देखा जाए, तो यहाँ पर जो 5000 लोग हैं तो 5000 लोगों में से मैंने 100 लोगों को लिया है। ओके, तो यहाँ पर इसका जो परसेंटेज आएगा और यहाँ पर 3000 लोग लिए तो उनका जो परसेंटेज आएगा तो वो कैसे होंगे, तो आप खुद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी लोगों को मैंने लिया है उन लोगों का जो परसेंटेज होगा वो क्या होगा, डिफरेंट आएगा, है ना। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर एक काम करती हूँ, मैं यहाँ से 10% लोगों को लेती हूँ, यहाँ पर मैं 10% लोगों को लेती हूँ और यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, 10% लोगों को ले लेती हूँ। अब देखिए यहाँ पर 5000 लोग हैं टोटल प्राइमरी में और यहाँ पर सेकेंडरी में कितने 3000 है और हायर में 100 है। ओके, तो सॉरी 1000 है। तो अब इनमें से मैं 10% लूँगी तो यहाँ पर संख्या कितनी बनती है, देखिए 5000 के 10% अगर मैं ले लेती हूँ तो 10% लोग कितने होंगे, तो 10% लोग यहाँ पर होंगे हमारे 500 लोग, यहाँ पर कितने हो गए 300 हो गए, है ना, और यहाँ पर कितने हो गए 100 होंगे। तो इस तरीके से मैंने जो 10 यहाँ पर परसेंटेज मैंने समान लिया है ना, यानी कि यहाँ पर क्या किया, रेशियो समान लिया मैंने सब में, लेकिन यहाँ पर संख्या कैसी मिली, मुझे अलग अलग मिली। और यहाँ पर क्या होती है, संख्या मुझे समान मिलेगी लेकिन जो परसेंटेज मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, मुझे अलग अलग मिलेंगे। ओके, तो ये हमारी हो गई समानुपातिक, क्या हो गई समानुपातिक, जिसे हम क्या कहते हैं, अनुपातिक भी कहते हैं। तो यहाँ पर रेशियो को ध्यान में लिया जाता है, समानुपातिक में रेशियो के आधार पर क्या किया जाता है, चयन किया जाता है। और ये जो असमानुपातिक होती है उसमें क्या होता है, संख्या को ध्यान में लेकर चयन किया जाता है। यानी कि असमानुपातिक में संख्या कैसी होगी, तीनों स्तर जितने भी हमारे स्तर बनेंगे उन सभी स्तरों में संख्या क्या होगी, समान होगी। और यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर समानुपातिक में क्या होगा, तो यहाँ
पर जो रेशियो बन रहा है वो रेशियो कैसा होगा, समान होगा, और ये जो संख्या होगी ये कैसी होगी, अलग अलग होगी। ओके, आई होप आपको समानुपातिक और असमानुपातिक में समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे यहाँ पर क्या करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिएगा ताकि मैं इसे भी अच्छे से समझा पाऊँ। अब यहाँ पर एक बात ये भी ध्यान में रखनी है कि मैंने 5000 में से जो 100 लोग लिए, तो मान लीजिए मैं इसे लॉटरी पद्धति से, लॉटरी विधि से अगर मैं 100 लोगों को लेती हूँ, लॉटरी विधि का पता है ना आपको, वहाँ पर नंबर दिए जाते हैं। मान लीजिए 5000 लोग हैं तो 5000 लोगों की क्या की जाएगी, पर्चियाँ बनाई जाएगी, और ये 5000 लोग हैं उनको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से नंबर दिए जाएंगे। 5000 तक के नंबर लिखे जाएंगे पर्चियों में, और उन पर्चियों को क्या किया जाएगा, किसी बॉक्स में डाल दिया जाएगा, और उनमें से मैं क्या करूँगी, 100 पर्चियाँ निकालूंगी, और उन 100 पर्चियों में से जिन जिन लोगों के नंबर आए होंगे उन लोगों को मैं ले लूँगी। यानी कि जो भी पर्चियों में जो भी नंबर लिखा होगा उन लोगों को मैं क्या करूँगी, अपने रिसर्च का भाग बना दूँगी, यानी कि उन लोगों पर मैं रिसर्च करूँगी। ओके, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर लॉटरी विधि का यूज़ किया है, तो मैं यहाँ पर भी दूसरे स्तर में भी क्या करूँगी, लॉटरी विधि का यूज़ करूँगी, और तीसरे स्तर में भी लॉटरी विधि का यूज़ करूँगी। तो इसी तरीके मान लीजिए यहाँ पर भी मैं इसी तरीके से अगर रेशियो से मैं लेती हूँ तो रेशियो के आधार पर मैंने लॉटरी विधि, मान लीजिए पासा विधि का यूज़ किया, तो यहाँ पर मैंने पासा यूज़ किया है, तो दूसरे स्तर में भी क्या करूँगी, पासा ही यूज़ करूँगी, और तीसरे स्तर में भी पासा यूज़ करूँगी। यहाँ पर विधि चेंज नहीं हो पाएगी। मैंने आगे भी आपको बताया, रैंडम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में भी बताया कि जहाँ पर आप जब भी लोगों का चुनाव करते हैं तब जो भी विधि एक जो भी ग्रुप के लिए आप जो विधि यूज़ करते हैं वही विधि आप दूसरे ग्रुप के लिए भी यूज़ करेंगे। ओके, यानी कि अगर कोई क्षेत्र में, देखिए सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या था, हर एक क्षेत्र में से लोगों को लिया जाना चाहिए, तो हर एक क्षेत्र में, एक क्षेत्र में मैंने जो भी विधि यूज़ की, तो एक जो क्षेत्र में मैंने जो विधि यूज़ की है दूसरे क्षेत्र में भी मैं वही विधि यूज़ करूँगी, तीसरे क्षेत्र में भी मैं वही यूज़ करूँगी, उसमें कोई भी विधि में डिफरेंट नहीं करने वाली। ओके, और यहाँ पर भी यही होने वाला। तो यहाँ पर स्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्शन है, उसमें भी क्या होगा, जो स्तर में मैंने जो विधि यूज़ की है वही मैं दूसरे स्तर में यूज़ करूँगी, और वही मैं तीसरे स्तर में भी यूज़ करूँगी। जितने भी स्तर मेरे बनते हैं उन सभी स्तरों में एक ही विधि का यूज़ करूँगी। ओके, आई होप आपको स्तरित यादृच्छिकृत जो प्रतिदर्शन है तो उसके बारे में पता चल गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।